of you are fine. And welcome back after such a long time. और अच्छा टाइम है क्योंकि आपके एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा 5th से, और आप लोगों को डेट शीट मिल गई है। हाँ, एक प्रॉब्लम थी ओबी की, तो वो हमने कम्युनिकेट की थी सर को, और आप लोगों ने भी शायद की थी, तो वो कह रहे थे कि मैं उसको ऐड इन करवा लूंगा, तो शायद वो प्रॉब्लम भी आप लोगों की सॉल्व होगी हो। So best of luck for the exams, और this has been a very tough year, और आप लोगों को भी इसके लिए हम लोग क्रेडिट देते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ बेयर किया। Obviously both of us, यानी the students and the teachers, they were not that prepared, और लेकिन फिर भी आप लोगों ने साल अच्छा गुजारा, और ऑब्वियसली थोड़ा सा हर्ज हुआ होगा, बट आई होप कि आप लोग इसको कवर कर लेंगे, और अभी पूरा एक साल मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हम लोग, अगर आप चाहें तो पिछला भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी, एंड वी कैन कंपनसेट फॉर दैट। ठीक है, तो इसलिए जी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले एग्जाम्स के लिए। और दूसरा ये कि आज का जो लेक्चर है दैट इज बेसिकली नॉट रिवीजन, बट ये एग्जाम से पहले का एक लेक्चर जो होता है जिसमें आपको पैटर्न बताया जाएगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे सारे वो डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक हमने करना है, और वो टॉपिक आपके सामने नजर आ रहा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक तो हमने किया था, और टाइप्स ऑफ बोर्ड तक तो किया था, यूनिटरी और 2 टियर, ये हम लोगों ने, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की रह गई थी वीडियो, तो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर का टॉपिक है आज हमने डिस्कस करना है, और इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स, और मैं इससे पहले आपको पैटर्न बता दूंगा पेपर का, तो वो हम लोगों ने डिस्कस करना है, और साथ में सिलेबस भी गो थ्रू कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। ये स्लाइड्स भी आप लोगों को शेयर हो जाएंगी, एंड दिस लेक्चर वुड आल्सो बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। अच्छा, सो मूविंग ऑन, पहले ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। आप लोगों को अभी तक ये तो पता चल गया कि व्हाट इज अ डायरेक्टर, एंड व्हाट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये आप लोगों को एक आइडिया तो हो गया व्हाट अ डायरेक्टर इज। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी, और वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, क्योंकि हर लॉ ने, हर लॉ ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स को डिफाइन किया अलहदा से, बट ये जो मैंने सामने लिखी है ये सबसे कॉमन है। ये वो डायरेक्टर्स की टाइप्स हैं जो कि तमाम ममालिक में, पूरी दुनिया में, और तकरीबन सारे लॉज में इनका जिक्र है। तो ये बेसिकली कंपनी लॉ डिफाइन करता है कि कौन सा डायरेक्टर क्या है, बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डायरेक्टर हैज, वो उसकी टाइप डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो क्लासिफाइड डायरेक्टर्स की टाइप्स है, जो जिस पे क्लासिफाई किया जाता है डायरेक्टर्स को, दैट इज आइदर द डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव और द डायरेक्टर इज नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इनसाइड डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिनको एनईडी कहते हैं उनको इंडिपेंडेंट और आउटसाइड डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। तो ये इनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये सबसे पहली डिस्टिंक्शन है बिटवीन डायरेक्टर्स। ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स, वहां वो नीचे आप पढ़े, नॉमिनी हो, मैनेजिंग हो, ऑल्टरनेट, इफेक्टिव, शैडो चेयर एक्सेट्रा, जो भी है जी, तमाम के तमाम डायरेक्टर्स, फिर नीचे एक रेजिडेंशियल भी है, तो तमाम के तमाम डायरेक्टर्स या तो एग्जीक्यूटिव होंगे या नॉन एग्जीक्यूटिव। तो बेसिक दो टाइप्स हैं, बाकी सारी टाइप्स इनमें से निकलती हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नाउ व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है जी? एग्जीक्यूटिव से आपके ज़हन में आता है कि बड़ी जी कोई कमाल किस्म की चीज होगी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारी लैंग्वेज के अंदर एग्जीक्यूटिव का मतलब समझा जाता है आउट क्लास चीज, बहुत ही कमाल चीज, लग्जरी आइटम है जी, एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये समझा जाता है। हमारी लैंग्वेज ऐसी बन गई हुई है। तो लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव का मतलब कोई इतना खास नहीं है। खास है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो वाला खास नहीं है जो हम लोग समझते हैं। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? गौर से सुनिएगा। एग्जीक्यूटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी मींस anyone
or anything that is related to the company. ठीक है, anyone who is related to the company. And who is related to the company? The employees are related to the company. यानी जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो काम करते हैं कंपनी में, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन दूर कर दो जी, कि एम्प्लॉयज का मतलब यहाँ पे लोअर लेवल एम्प्लॉय नहीं होता सिर्फ। एनीवन हु इज वर्किंग इन अ कंपनी इज एन एम्प्लॉय। वो चपड़ासी है या वो सीईओ है, डायरेक्टर है, हर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है। एनीवन हु इज ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी, जिसको एक रेगुलर तनख्वाह मिलती है, पेरोल पे है कंपनी के, वो कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, फुल फ्लैज एम्प्लॉय है और रेगुलर एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो सीईओ इज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव, PN is also an executive, the watchman is also an executive if they are the members of the company payroll, and अगर वो कंपनी ने हायर किए हैं तो वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं। अच्छा, कौन एग्जीक्यूटिव नहीं है जी? चले सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करते हैं, वॉचमैन की बात करते हैं। अगर किसी ने बाहर से आउटसोर्स किया है एम्प्लॉय को, सिक्योरिटी गार्ड को, वो जो नीली वर्दी वाले होते हैं जो कि बेसिकली किसी और सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं और आप उनको हायर कर लेते हैं टेम्पररी बेसिस पे, वो आपके एग्जीक्यूटिव्स नहीं है। आपका एग्जीक्यूटिव वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसको आप तनख्वाह देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके पीयूजीसी के अंदर भी कुछ गार्ड होते हैं जिन्होंने हरी वर्दी पहनी होती है ज्यादातर ने, और कुछ होते हैं जिन्होंने नीली पहनी होती है। ठीक है, एक दो गार्ड्स ऐसे भी आपको नजर आएंगे जिन्होंने ग्रीन वर्दी नहीं पहनी होती, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। जो ग्रीन वर्दी वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम उन्हें तनख्वाह देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज एक्चुअली व्हाट एग्जीक्यूटिव मींस। अच्छा, अब सीईओ की बात की, वो भी एग्जीक्यूटिव है। कैसे एग्जीक्यूटिव है? अगर उसका नाम आप पढ़े, क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब सीईओ इज द चीफ एग्जीक्यूटिव इन द कंपनी, द चीफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट भी कहलाती है। इनका काम होता है कंपनी के रूटीन मैटर्स को रन करना और रूटीन मैटर्स को लुक आफ्टर करना। ये है जी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स। अब इसी का उल्टा नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। वो क्या होता है जी? वो इंसान या वो डायरेक्टर, चले बात करते हैं डायरेक्टर्स की, हम कर रहे हैं बात, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, यानी दे आर नॉट रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, दो दे आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, बाय द शेयर होल्डर्स, बट एंड दे ऑल्सो गेट मनी, दे ऑल्सो गेट द रिम्यूनरेशन फॉर दैट। लेकिन ये कंपनी के पेरोल, पेरोल का मतलब होता है कंपनी का परमानेंट खर्चा ऑफ the salary expenses and the expenses paid to the employees, परमानेंट जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं पेरोल। ठीक है, तो कंपनी के पेरोल के ऊपर नहीं है। ये कुछ खास लोग होते हैं जो कि बाहर से बुलाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये डायग्राम की फॉर्म में शेयर करता हूं। अब आप लोगों को याद है कि हमने एक दफा ये पढ़ा था, एक सेकंड, शेयर होल्डर्स कंपनी के बॉस होते हैं जी, ओनर्स होते हैं ऑब्वियसली, और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स क्योंकि ऑब्वियसली खुद तो नहीं चला सकते कंपनी को, तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको कहते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये फिर कंपनी के मामलात को चलाता है। अच्छा, लेकिन अब ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द सुप्रीम पावर इन द कंपनी, और ये उस पावर को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरह एक एनरॉन की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें भी आपने देखा था, और भी कई कंपनीज में, कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल
डायरेक्टर्स अपने आप को एक्सेसिव तनख्वाहें दे दें, डायरेक्टर्स अपना काम डिलीजेंटली ना करें, डायरेक्टर्स अपने आप को छुट्टियां दे दें, वेकेशंस पे चले जाएं, बोनसेस दे दें, अकाउंट्स को गलत शो करके शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखें, क्योंकि शेयर होल्डर्स का प्रेशर होता है ना कि आपने सही काम किया या नहीं किया, तो ये अकाउंट्स को गलत शो कर दें। तो ये सारा आपने एनरॉन के केस में भी देखा था, वीडियो मैंने शेयर की थी। और तो ये बहुत पावरफुल होते हैं और इनके ऊपर आपको मैंने बताया था कि नजर रखने के लिए, अब ये बीओडी के अंदर से ही एक बंदा जो चीफ होता है वो सीईओ होता है ना। अच्छा, इन्हीं के अंदर से आपको याद होगा वो डायग्राम मैंने बताया था, एक चेयरमैन निकलता है जी। एक चेयरमैन निकलता है। ये चेयरमैन जो होता है इसका काम होता है नजर रखना ऑन द बीओडी। अब ये चेयरमैन अकेला कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक करारदाद आई, रेजोल्यूशन आई डिस्कशन के लिए, और वो सारे डायरेक्टर्स क्योंकि मिले हुए थे, चेयरमैन वहां पे खपता भी रहा कि जी नहीं सही नहीं सही, तो फिर भी वो अप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि दे आर मेजोरिटी नंबर। तो सीईओ की टीम होती है वो मेजोरिटी में होती है नंबर्स की, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, चेयरमैन देखता रह जाएगा। उसके लिए फिर क्या होता है, चेयरमैन कहता है शेयर होल्डर्स को, या शेयर होल्डर्स खुद भी करते हैं कि यार एक काम करो, मुझे ना बैकअप चाहिए, मुझे बंदे चाहिए। अब एक बंदा और 5 बंदों के साथ उसका मुकाबला, तो क्या कहेगा जी मैं बंदे बुलाता हूँ जी। और तो बंदे किनको बुलाएगा? वो बुलाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द न्यूट्रल डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी डायरेक्टर्स के बोर्ड के अंदर जो न्यूट्रल बंदे होते हैं उनको एनईडीज कहते हैं। ये सीईओ के मातहत नहीं होते, दे आर नॉट बाउंड टू ओबे द सीईओ, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये इनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये मैनेजमेंट में इनका कोई काम नहीं होता, याद रखें, मैनेजमेंट में इनका कोई काम नहीं होता। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरी होता है। ये लोग बैठते हैं मीटिंग्स में बोर्ड की, जो सामने करारदाद आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर बहस करते हैं, और उनको कोशिश करते हैं देखने की कि ये शेयर होल्डर्स के वसीतर मुफाद में ये बात हो रही है या नहीं। और अगर उनको लगे कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, तो पहले तो वो बोर्ड को भी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर बोर्ड में भी वो चीज ना सुनी जाए तो वो फिर शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट भी थ्रू द चेयरमैन अप्रोच कर सकते हैं, या वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, मीटिंग्स में अपना ये मौकफ पेश कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनका काम है न्यूट्रल बनाना बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड तो बाइस्ड है इसकी तरफ, अपने फैसलों की तरफ, सीईओ की तरफ, कि हाँ वो लोग चला रहे हैं कंपनी को, तो वो ही अगर उसको सुपरवाइज करेंगे तो भाई ये तो वही बात होगी कि आपने चोर को चौकीदारी दे दी। तो बोर्ड आपको ये थोड़ी बताएगा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बोर्ड की परफॉर्मेंस कैसी है ये आपको एनईडीज बताएंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैनेजमेंट में इनका कोई काम नहीं होता, इन्होंने कंपनी के कोई अफेयर्स नहीं देखने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की मीटिंग्स अटेंड करनी है और वहां पे अपनी राय देनी है और इंश्योर करना है कि गलत बात ना हो। तो ये होते कौन है जी? मतलब ये तो पता चल गया कि ये क्या है। अब ये कौन लोग होते हैं, किस तरह के होते हैं, दिखते कैसे हैं जी? तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर यूजुअली वेरी सीनियर, रिस्पेक्टेड एंड ऑब्वियसली ओल्ड, थोड़े बूढ़े भी होते हैं, जरूरी नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बड़े ही पाए के बुजुर्ग होते हैं जो कि अपने टाइम पे बड़ा अच्छा काम करके रिटायर हो चुके हैं मोस्टली, या तो बहुत अरसे से काम करें दूसरी कंपनी के हो सकते हैं डायरेक्टर्स, उनको आप एजाजी तौर पे या एक्स्ट्रा काम के तौर पे इस कंपनी का एनईडी बना दें, लेकिन ये है दूसरी कंपनी के इसीलिए न्यूट्रल हैं। तो कोई भी न्यूट्रल बंदे, अब जिस तरह कोई आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो सकता है जी, और वो आप बिठा दें बोर्ड में। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट है, एक हमारी यूनिवर्सिटी की बॉडी है विच इज नोन एज द सिंडिकेट, वो सुप्रीम बॉडी है, सारे फैसले वगैरह वहां से अप्रूव होते हैं और वही सबसे सुप्रीम बॉडी है। अब सिंडिकेट में
तकरीबन आधी सीटें, बल्कि कम ही हो गई, लेकिन आधी सीटें होती हैं एकेडमिक्स की, टीचर्स, वाइस चांसलर, टीचर्स की अपनी सीट्स होती हैं। पिछले जो इलेक्शन भी था, आपको शायद कुछ खबर पहुंची हो, तो ये टीचर्स कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, सिंडिकेट के अंदर। अब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज या टीचर्स कोई भी फैसला कर लें, ये वो सही है या नहीं सही, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, उन्होंने सिंडिकेट के अंदर कुछ न्यूट्रल बंदे, जो कि उनको लगता है न्यूट्रल हैं, वो डाले हैं। और वो कौन लोग हैं, अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, कौन लोग हैं उनमें जी। एक दो होते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, पुराने ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी वगैरह लेवल के, और जो रिटायर हो चुके होते हैं। इसके अलावा पुराने जस्टिस, यानी जो जजेस होते हैं रिटायर्ड हाई कोर्ट के, उनमें से एक जज होता है। इसके अलावा एक वैसे सिलेक्शन बोर्ड में तो होता है, उलमा हजरात में से कोई एक नुमाइंदा होता है। फिर पंजाब असेंबली का एमपीए होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री में से एक नुमाइंदा होता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में से। तो ये लोग जो हैं, अब देखें, आधे लोग टीचिंग के, जिनकी जो कि एम्प्लॉयज हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी के, आधे लोग बाहर के। अब ये इनको ऑब्वियसली कोई काम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करने देंगे, और ये लोग इनको नहीं करने देंगे। तो होगा क्या, इससे बोर्ड न्यूट्रल हो गया, इससे बोर्ड न्यूट्रल हो गया है। कोई भी एक ग्रुप अपने हक में फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि ये न्यूट्रल ग्रुप है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ लग गई होगी। तो ये बाहर के लोग होते हैं, इनकी अच्छी खासी तनख्वाह भी होती है, इनको एक विजिट के बड़े बड़े पैसे मिलते हैं। तो सीनियर लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, और ये मिलके जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ बोर्ड को लुक आफ्टर करते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो बेटा आप साथ साथ टाइप करते रहे, कुछ टाइपिंग यहाँ पे हुई है, मैं जरा देख लूँ क्वेश्चन नहीं है आपके। अटेंडेंस ही चल रही है, अटेंडेंस चल रही है, लेकिन माशाल्लाह बच्चे उतने के उतने हैं। चलें बाद में इनको टैली कर लेंगे स्क्रीनशॉट्स के साथ। अच्छा, so these were the executive and non-executive directors, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स हैं डिफरेंट, जिस तरह हमने बात की पहले भी कि डिफरेंट कोड्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उनके मुताबिक इनका नंबर कितना होना चाहिए जी। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, the number of executive and number of non-executive directors should be the same. 50% एग्जीक्यूटिव और 50% ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। यानी अगर आपके बोर्ड के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द सीईओ एंड चेयरमैन, तो उसमें से 5 एम्प्लॉइज एग्जीक्यूटिव हो और 5 आउटसाइडर्स हो, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, तभी तो फायदा है। वरना अगर आपने 6-4 भी कर दिया, तो कोई भी डिसीजन जो है वो मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा 6-4 की। तो एटलीस्ट half should be independent directors. This is what the best practices of corporate governance say. Okay? अब चलते हैं अगले डायरेक्टर्स की तरफ, टाइप्स की तरफ, और उनमें एक है जी हमारे पास नॉमिनी। और नॉमिनी डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कि नॉमिनेट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स, स्पेशल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, द बिग शेयर होल्डर्स। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं। अमूमन इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स वगैरह, जिन्होंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग होती है। इनकी जो शेयर होल्डिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए, फर्दर इंश्योर करने के लिए क्या कहते हैं कि हाँ भाई, हमारा भी एक डायरेक्टर होना चाहिए इस बोर्ड। वो कौन है जी? चले, कंपनी का मजबूरी है, क्यों? क्योंकि इनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग की। ये अगली दफा मीटिंग में अपना डायरेक्टर सारी अपने या एक डायरेक्टर अपना आराम से ये नॉमिनेट कर सकते हैं या इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर, आउटसाइडर ही है ये, लेकिन ये आउटसाइडर ही है, एग्जेक्टिव नहीं, या एग्जेक्टिव भी हो सकता है, चले फॉर एग्जांपल। तो ये एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर उनको बोर्ड में लाना पड़ता है उनके कहने पे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है,
वो चाहता है कि हमारा भी एक नुमाइंदा हो इस बोर्ड के अंदर जो कि हमारे इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करे, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल उनकी 20-30% शेयर होल्डिंग है, 40% भी अगर शेयर होल्डिंग है, तो वो चाहेंगे कि भाई हमारा एक बंदा एक्स्ट्रा हो और जो कि हमारा एक बंदा हो, खास बंदा, और वो लुक आफ्टर करेगा हमारे इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टर जो कि किसी बड़े शेयर होल्डर के कहने पे स्पेसिफिकली नॉमिनेट किया जाए या बनाया जाए, उसको कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। ओके, दैट डायरेक्टर हैज बीन नॉमिनेटेड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, बड़ा शेयर होल्डर। ठीक है, अमूमन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको ये एक और वीडियो में याद होगा कि हमने या पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि जी कौन होता है ये सीईओ और एमडी जीएम वगैरह, इनमें हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो हमने देखा था कि बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर इज अनदर नेम फॉर द सीईओ। सीईओ का ही दूसरा नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। A managing director, as the name suggests, is the director who manages the company, और ये चीफ होता है तमाम डायरेक्टर्स का, जिसको सीईओ भी कहते हैं। तो सीईओ का ही दूसरा नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ही इज बेसिकली द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से है ये, और ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो एम्प्लॉय डायरेक्टर्स है उनका हेड होता है, ऑल्सो नोन एज सीईओ। ठीक है जी। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है, इसको आप एडिशनल भी एक फॉर्म में कह सकते हैं, जो कि किसी एक डायरेक्टर की जगह ऑल्टरनेट के तौर पे फॉर अ टेम्पररी पीरियड बोर्ड का पार्ट बने। यानी इफ अ पर्टिकुलर डायरेक्टर इज नॉट अवेलेबल, दिस डायरेक्टर वुड टेक हिज प्लेस और हर प्लेस। If some of the directors, yeah, one of the directors is not available for a particular time period, for a particular meeting, etc., then this director would take the place of the missing director. इसकी एक बेहतरीन मिसाल बेटा आपको हर जगह मिलती है, बहुत सी मिसालें, क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होता है। इसको हम ऑल्टरनेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें। अब जिस तरह आपके मुल्क का जो सदर है, ठीक है, अगर वो कहीं बाहर दौरे पे जाता है तो उसकी जगह सदर कौन बन जाता है? द चेयरमैन सेनेट। जो सेनेट का चेयरमैन है वो फिर सदर बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह हर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर देख ले, अगर वाइस चांसलर साहब अवेलेबल ना हो, कहीं बाहर जाते हैं या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से छुट्टी पे चले जाते हैं किसी वजह से, तो उनकी जगह जो वाइस चांसलर बनेगा वो कौन है जी? उसको हम कहते हैं प्रो वाइस चांसलर, प्रो वीसी। ठीक है, इसी तरह आपके कोई ना कोई, मुझे पता तो नहीं कौन है, लेकिन डीजी साहब अगर जाते हैं कहीं बाहर छुट्टी पे, तो कोई इंचार्जेस में से जो सबसे सीनियर इंचार्ज होगा वो बन जाएगा डायरेक्टर जनरल आपके कैंपस का। तो ये ऑल्टरनेट्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टर्स एक्चुअली, ये वो उस ओहदे पे नहीं है, लेकिन ये उस ओहदे पे आ जाएंगे अगर वो डायरेक्टर पर्टिकुलरली अवेलेबल ना हो, तो इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। अच्छा, फिर पहले मैं ये दो नीचे वाले कर देता हूँ, चेयर और रेजिडेंशियल। चेयरमैन को जी कहते हैं चेयर डायरेक्टर, या ये चेयर होता है और ये हेड ऑफ द बोर्ड होता है। ठीक है, इसका और कोई काम नहीं, ये हेड ऑफ द बोर्ड होता है, इसने बोर्ड की प्रोसीडिंग्स को लुक आफ्टर करना है और एग्जीक्यूट करना है। अब जिस तरह आपको पता है, आप देखते हैं स्पीकर, ठीक है, स्पीकर कौन है जी? स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है, उसका काम है टू चेयर द सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली और द पर्टिकुलर प्रोविंशियल असेंबली। तो वो चेयरमैन यानी हेड होता है, उसने उसको प्रोसीडिंग्स को हेड करना होता है। ठीक है, तो ये चेयर डायरेक्टर होगा। रेजिडेंशियल डायरेक्टर, नाम से आइडिया हो रहा है, एक ऐसा डायरेक्टर जो कि आपके मुल्क का रेजिडेंट है। अच्छा, अब कौन है जी मुल्क का रेजिडेंट? हर कोई मुल्क का रेजिडेंट नहीं होता। ऐसा बंदा, मतलब मैं डिफरेंट लॉज में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो आपको बता देता हूं। ऐसा बंदा जो कि 180 से 182 डेज तक, 182 कर लें जी, 181 182 डेज तक जो पाकिस्तान में रहेगा वो यहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। कोई भी बंदा पाकिस्तान का अगर रेजिडेंट कहलाना चाहता है तो उसको 182 डेज साल में इधर ही होना चाहिए।
एक बंदा जो कि साल में अगर 6 महीने बाहर रहता है या 7 महीने बाहर रहता है और 5 महीने वो आ जाए पाकिस्तान में, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ। वो फिर फॉरेन लॉ के मुताबिक, उनका जो लॉ होगा उनके मुताबिक वो उनका रेजिडेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए रेजिडेंशियल डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है जो कि कंपनी का रेजिडेंट है मुल्क का, यानी 182 डेज वहां पे मौजूद होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के मुताबिक डिफरेंट है रेजिडेंट डायरेक्टर्स की तादाद, लेकिन प्रेफर किया जाता है रेजिडेंट डायरेक्टर्स को। खासतौर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि दे शुड बी रेजिडेंट डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव को थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि उनमें कमी बेशी हो सकती है रेजिडेंट डायरेक्टर्स की, क्योंकि उन्होंने कभी कभार ही आना होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शुड बी रेजिडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इस तरह वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बल्कि टाइम भी दे सकेंगे अच्छा कंपनी को, तो टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर जो डी फैक्टो और शेडो, ये दो बड़ी सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, और ये सिमिलर टर्म्स इसलिए क्योंकि इनका तकरीबन फंक्शन एक ही है। और फंक्शन क्या है कि ये एक्चुअली डायरेक्टर्स हैं नहीं, लेकिन इनकी पावर्स या इनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टर्स की तरह ही है। दे आर नॉट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बट देयर इन्फ्लुएंस और पावर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ डायरेक्टर्स। यानी ये कंपनी के डायरेक्टर्स ऑफिशियली नहीं है साइंड, इनको ड्यूटी और डायरेक्टर्स की, और ये कंपनी के लेकिन करता धरता है। ठीक है, या डायरेक्टर्स पे काम करते हैं। इनमें एक फर्क है बस, जो डी फैक्टो है वो कंपनी का ऑफिशियल है, यानी एग्जीक्यूटिव है, एम्प्लॉई है। जो शेडो है वो कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है, उसके पास कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, उसके पास कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन वो वैसे उसके कंपनी के उतने ही इन्फ्लुएंशियल है जितना एक डायरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल जी, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देख लें, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में चलें जी, पंजाब की बात करें तो PMLN है। अब PMLN में नवाज शरीफ साहब इज नॉट एन MNA, नॉट एन MPA। जी वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे डिफैक्टो और शेडो की, तो मैं आपको PMLN की एग्जांपल दे रहा था कि नवाज शरीफ साहब इज नॉट एनी MNA, एनी MPA, और does not hold any official designation in the parliament of any sort, but उनके जो इन्फ्लुएंस है वो तमाम MNAs पे है, तमाम MPAs पे है, मिनिस्टर्स पे है अगर कोई है, तो वो बेशक खुद ऑफिशियली तो इनमें से कुछ भी नहीं है, MNA, MPA एटसेट्रा, बट his influence on the MNAs, MPAs, member of parliaments is so much कि वो भी एक किस्म के डी फैक्टो या शेडो वो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बल्कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि शेडो पार्लियामेंट, शेडो वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कोई उनके पास ओहदा नहीं है, बट स्टिल वो एक उतना इन्फ्लुएंस रखते हैं जितना एक MNA, ज्यादा ही रखते हैं बट चले उतना तो रखते हैं जितना एक MNA, MPA रखता है। ठीक है, अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब एक कह लें कि शेडो MNA, MPA हैं। इसी तरह एक MNA, MPA अगर फॉर एग्जांपल, या मिनिस्टर्स की बात करें, आपको पता है मिनिस्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है वजीर मुमलिकत और एक होता है वफाकी वजीर, फेडरल और स्टेट मिनिस्टर। जो फेडरल है वो बड़े लेवल का होता है और स्टेट मिनिस्टर उससे थोड़ा छोटा होता है। लेकिन अक्सर औकात आप देखेंगे कि स्टेट मिनिस्टर्स जो है, या मुशीर भी आप अगर देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुशीर भी बहुत होते हैं, तो वो जो मुशीर हैं वो बेसिकली, अब इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर से पहले वो फाइनेंस के मुशीर थे हमारे, तो वो जो मुशीर थे वो मिनिस्टर तो नहीं थे, बट ही वाज अ डिफैक्टो मिनिस्टर।
उनके पास तमाम ताकतें वही थी जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर के पास थी। फर्क क्या है शैडो में और डिफैक्टो में कि वो ऑफिशियली अपॉइंटेड थे बाय द गवर्नमेंट एट अनदर डेजिग्नेशन इन द सेम वो कह लें आपके सेक्टर में, फाइनेंस के अंदर ही वो ऑफिशियल थे गवर्नमेंट के, लेकिन उनकी पावर मिनिस्टर्स के बराबर थी। तो ये डिफैक्टो है। अब शैडो कौन है कि जिसके पास पावर ही ना होती, जिसके पास सॉरी कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन ना होती। फॉर एग्जांपल जी प्राइम मिनिस्टर की बीवी जो है, ठीक है, अगर वो उनके पास कोई ऑफिशियल पावर नहीं है, ना ही वो ऑफिशियली क्या कहते हैं अपॉइंटेड है किसी भी ऑफिस के अंदर, बट अगर वो पावर रखती हैं उस ओहदे के ऊपर या उतनी पावर रखती हैं तो वो एक शैडो मिनिस्टर कहलाएंगी। अक्सर जगह पे हो भी जाता है ऐसा। पाकिस्तान में हिस्ट्री में हम देखते आए हैं कि फर्स्ट लेडीज आर वेरी पावरफुल, और कि दुनिया भर में फर्स्ट लेडीज जो है वो ऑफिशियली तो ऑब्वियसली वो कोई भी ओहदा नहीं रखती, लेकिन वो एक शैडो प्रेसिडेंट या शैडो प्राइम मिनिस्टर होती हैं जरूर। ठीक है, तो अमूमन जो वर्ड यूज किया जाता है ना दोनों के लिए, वो डी फैक्टो है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको ये डिफरेंस नहीं भी आप समझना चाहते तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लिखने के लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए, लेकिन समझने के लिए ये दोनों सेम ही समझे जाते हैं। एक ऐसा बंदा जो उस ओहदे पे नहीं है लेकिन उस ओहदे की पावर रखता है। जिस तरह ये टर्म आपने सुनी होगी पिछले दौर में कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन हमजा शहबाज डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर है। वो है नहीं, लेकिन उसकी पावर्स उतनी हैं जितनी एक चीफ मिनिस्टर की हैं, या उसका इन्फ्लुएंस है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर। तो ये डिफैक्टो का मतलब होता है कि जो है नहीं लेकिन उसकी पावर्स उतनी हैं। चले जी, दीज वर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोई इनमें से सवाल है अगर किसी को तो वो पूछ सकता है, और अभी तक किसी ने कोई भी सवाल नहीं पूछा। मैंने आप लोगों को म्यूट करने अनम्यूट करने की ऑप्शन दी हुई है, यू कैन अनम्यूट। और इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस रिवाइज सिलेबस के बारे में बता दूं इस स्लाइड्स के थ्रू भी। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारा सिलेबस है, स्लाइड्स को थ्रू मैं कर रहा हूँ, और इसको आप देखें अच्छी तरह। यार ये स्क्रीन पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हाँ, चलें, ये है जी आपके सामने, ये पहली स्लाइड थी। ठीक है, एथिक्स क्या होती हैं, और ये डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, नॉर्म्स, कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स फॉर डिफरेंट पीपल्स, एथिकल डायलेमा की हमने बात की थी। फिर हमने डिफरेंट अप्रोचेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म, रिलेटिविज्म, डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, डॉगमेटिक, प्रैग्मेटिक, इकोइज्म, ये सारी। फिर डियोंटोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था, टेलियोलॉजी को, और ये मॉडल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। और इसमें हमने 6-7 डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे। पिएजेट थ्योरी पढ़ी थी, कोलबर्ग के 2 मॉडल्स थे, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का मॉडल था, टकर 5, कैरल सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, ये देख लें आप अगर। ठीक है, ये सारे वीडियोस में बड़े अच्छे एक्सप्लेन हैं, तो ये स्लाइड्स में मैं ऑब्वियसली आज शेयर कर दूंगा। और ये कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, टकर 5 मॉडल, ये आप देखने के डिफरेंट मॉडल्स हैं, मोरल फ्रेमिंग। फिर सीएसआर की तरफ हम बढ़े थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, ये बड़ा एक एक्सटेंसिव टॉपिक था, टाइप्स ऑफ सीएसआर। फिर कैरल रिस्पॉन्सिवनेस ऑन सीएसआर, नॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रूमेंटल अप्रोचेस ऑन सीएसआर। फिर ये ग्रे एंड ओवन एंड एडम की 7 पोजीशंस ऑन सीएसआर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएसआर इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। फिर एक पूरा टॉपिक था फुल फ्लेज स्टेक होल्डर्स के बारे में। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट्स क्या है, डिफरेंस क्या है स्टेक और स्टॉक होल्डर के दरमियान, और टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर का एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक था। तो आप ये देखें सारी टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं। फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ आए थे, और ये हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा था, 2-3 लेक्चर ही थे इसके। तो क्या होता है, क्यों होता है, और इसमें की फैक्टर्स की असेसमेंट, ये छोटा सा एक टॉपिक था। तो ये, और इसके अलावा फिर
डिफरेंट कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनके नाम हमने पढ़े थे, 4 P's ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने शुरू किया था, जिसमें हमने डायरेक्टर्स से रिलेटेड और बोर्ड से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। तो ये था जी हमारा टोटल सिलेबस। ठीक है, अब ये सिलेबस आपके सामने है, पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले मैं फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एमसीक्यूज नहीं होंगे बेटा, ऑनलाइन पेपर में एमसीक्यूज का कोई काम नहीं, कोई तुक नहीं मेरी नजर में। अगर कोई टीचर दे रहे हैं दैट्स देयर ओन, वो कहते हैं इंटरप्रिटेशन हो सकती है सिलेबस की, लेकिन मेरी नज़र में एमसीक्यूज जो है वो ऑनलाइन पेपर में नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली बड़े उसकी बड़ी एक ऑब्वियस रीजन है कि वो तो आप आराम से एक दूसरे से देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज तो गूगल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है। तो एमसीक्यूज नहीं होंगे। क्या होगा जी, एक आधा केस स्टडी होगा, और केस स्टडी इतना मुश्किल नहीं होगा, मजा आएगा आपको केस स्टडी करने का। और इसके अलावा ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन वो जिनमें आपको शायद रटा ना मानना पड़े, थोड़े से आपको खुद से लिखना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक स्टडी होगी। एक मिनट बेटा मैं बता दूं, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। तो ये मिक्स पेपर होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक दो लॉन्ग क्वेश्चंस का, दैट्स इट। ठीक है, यही पैटर्न होगा हमारा, और ये ऑब्वियसली 75 मार्क्स का होगा, आई गेस यही इंस्ट्रक्शन है आपकी, 75 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि आपका मिड तो हुआ नहीं। तो ये है जी आपका सिलेबस, और ये है आपका पैटर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, और मैं अब